हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ इम्यूनोलॉजी। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, अभी बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे कि आपको ईजी से ईजी वे में हम समझा पाएँ पूरा का पूरा इम्यूनोलॉजी। ओके, तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप सिलेबस पहले जा कर के देख लो। ये 3rd ईयर में भी आता है बीएससी के, एंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में एक बहुत अहम भूमिका ये वाला जो टॉपिक है वो निभाता है, तो आप लोग को पढ़ना भाई इसको पड़ेगा ही। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास कि उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो सबसे पहले आज जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी सबसे पहले समझ लो कि होता क्या है। इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है ना, ठीक है, इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और इसके इम्यून सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है, कैसे वो किसी भी डिसीज़ को रोकता है, या अगर डिसीज़ हो जाए तो कैसे उससे प्रिवेंट करता है। इन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो हम उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हमारे मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंस का, क्योंकि इसके बिना आई डोंट थिंक सो कि मेडिसिन्स का भी कोई उतना महत्व रह जाएगा। जब तक हमारी इम्यूनिटी हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगी, हम ठीक से नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हमारी बॉडी में गड़बड़ी हुई है या क्या डिसीज़ हमारी बॉडी में हुआ है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे पूरे मेडिकल एंड साइंस ग्रुप में। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगर आप सिंपल डिफिनीशन बताना चाहते हो तो आप बस ये बता सकते हो कि इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजिस्ट एक टर्म आता है। इम्यूनोलॉजिस्ट टर्म क्या होता है कि ऐसे साइंटिस्ट या फिर क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिशियंस जो कि हमारे इम्यूनोलॉजी की स्पेशलाइज्ड, तो जिन्होंने इम्यूनोलॉजी में पूरी महारत हासिल कर ली है, एक्चुअली में हम उन्हें इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। जो लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें हम इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजी के हेल्प से या इम्यूनोलॉजी के पूरी की पूरी जानकारी उनके पास हो जाती है, तो हम उन्हें इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ही और शी इज अ इम्यूनोलॉजिस्ट। ओके, नाउ इम्यूनिटी की बात हमने ऊपर की, तो एक्चुअली में व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट इज आवर इम्यून सिस्टम। तो सब हम इम्यूनिटी समझते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी भी आप डॉक्टर के पास जाओ और अगर आप पूछो कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या फिर वीक है, तो आपको आंसर मिलेगा कि अगर आपको जल्दी बुखार हो जाता है तो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी सी वीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुखार को भी आप नॉर्मल वे में चिल मार करके ऐसे नॉर्मल रहते हो तो फिर आपकी इम्यूनिटी तगड़ी है, आपको जल्दी कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना एंड वीक होना मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जहाँ पर रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजन और स्टेट ऑफ पैथोजन अगेंस्ट फॉरेन और ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस। बोला ये जा रहा है कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन, मतलब कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, या किसी भी तरीके का कोई भी सब्सटेंस या फिर किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी में जा करके इन्फेक्शन फैलाता है। और जब उस इन्फेक्शन फैलाने को, जैसे होता है ना कि विलन आता है तो भाई हीरो तो आएगा ही ना फिल्म में, ऐसा थोड़ी है कि विलन ही पूरी पिक्चर बना लेगा। तो पैथोजन इज लाइक विलन, ठीक है, और हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो एक्चुअली में हीरो होती है जो हमें उस विलन से बचा रही होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी ऑब्वियस सी बात है क्या है, इम्यूनिटी एक एबिलिटी है, वो हमारे अंदर की एक क्षमता है कि हम किस तरीके से किसी भी पैथोजन या फिर किसी भी इन्फेक्शन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट दैट। इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि हमने बोला इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को भाई हीरो है, ठीक है, हीरो हम समझ गए, इम्यूनिटी हमारे बॉडी का हीरो है, समझ में आ गया। बट हीरो की जो पर्सनैलिटी होती है या हीरो का जो भी आप रोल देखते हो, उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है, उसको बहुत लोगों ने मिल करके एक हीरो को बनाया होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम इज ऑल अबाउट दैट कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, एरे ऑफ सेल्स,
tissue and organs which carry these activities is known as immune system. The immune system is a complex system. Immune system एक बहुत ही जटिल सिस्टम है. Structures and processes that have evolved to protect us from these disease. तो immune system एक बहुत ही जटिल सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में मतलब शुरुआत से पाया जाता है, मतलब फ्रॉम बर्थ भी हो सकता है और बाद में भी हमारे अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं बिकॉज ऑफ द एडाप्टेशन, इन सब की वजह से, और फ्रॉम बॉर्न भी हम इसे कैरी करते हैं. तो इम्यून सिस्टम एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट भी है और बाद में चल के भी हमारे पास आ जाता है थ्रू हम डिफरेंट तरीक़ों से हम इम्यूनिटी अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं. आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि मैं ये किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ. मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर कॉम्पोनेंट मेक अप दिस इम्यून सिस्टम. तो बात यही है कि जितने सेल्स, जितने टिश्यू एंड जितने ऑर्गन्स मिल करके हमारा इम्यूनिटी बनाते हैं उसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं. अब जैसे कि एक जगह किसी भी फैक्ट्री से किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि हम पार्ले जी बिस्किट बोलते हैं, ठीक है. पार्ले जी बिस्किट हमारा एक इम्यूनिटी हुआ, लेकिन जहाँ पार्ले जी पूरा बन रहा है वहाँ पे जितने काम कर रहे हैं लोग, जितनी सामग्री है, उन सभी को मिला करके आप क्या कहते हो कि ये एक पूरा सिस्टम है जहाँ पर वर्क हो रहा है क्या बनाने के लिए, पार्ले जी बनाने के लिए. वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एट द एंड हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम. एंड नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है. जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स, सबसे पहले आप थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो. इम्यून रिस्पॉन्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ओके, यहाँ पर बहुत अच्छा फिगर था, मैंने स्किप कर दिया. देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, दिस इज आवर बॉडी. यहाँ पर आ रहे हैं पैथोजन एंड दिस पैथोजन कैन, ओके, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये पैथोजन कोई भी हो सकता है. इट कैन बी वायरस, ठीक है, इट कैन बी बैक्टीरिया, ओके, इट कैन बी फंजाई, ओके, इट कैन बी निमाटोड. सो इट कैन बी मोर देन वॉट यू थिंक. जितना आप सोचोगे नहीं उससे ज़्यादा पैथोजन्स हमारे पूरे डाइवर्सिटी में एग्जिस्ट करती है. तो ये हो गए हमारे पैथोजन एंड ये हो गई हमारी बॉडी. बीच में एक अस्त्र आपने देखा होगा, हमेशा युद्ध के टाइम पे आपने देखा होगा हमेशा से कि जब भी तलवार या कुछ भी आना रहता है तो ऐसे जो सिपाही होता है वो अपने सामने ऐसा अस्त्र एक लेकर के खड़ा हो जाता है. तो एक्चुअली में ये जो अस्त्र का यहाँ पर हमारी बॉडी में काम कौन कर रहा है, ये रहा हमारा अस्त्र जो कि है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम. ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो कि हमें किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, ये फाइट कर रहा है इन पैथोजेंस के अगेंस्ट, और किसे प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी को. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फिगर था, हमने ना जाने क्यों इसको स्किप कर दिया. नाउ हम पढ़ते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है. तो बैक टू द टॉपिक. इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, मतलब ये भी बहुत जटिल प्रोसेस होती है जिसको 2 तरीके से बांटा गया है. हमने आपको बताया था इन्नेट एंड एडेप्टिव. तो थोड़ा सा आज बस इंट्रोडक्शन इन्नेट एंड एडेप्टिव का पढ़ेंगे, फिर हम आगे चल के इसको अच्छे से क्लियर करते चलेंगे. तो इन्नेट क्या होता है? इन्नेट ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें बर्थ से मिलती है. ठीक है, इस इम्यूनिटी को पाने के लिए आपको किसी भी एडाप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी तरीके को अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपको फ्रॉम बॉर्न, ठीक है, इन बॉर्न इसको इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि ये जैसे ही आप पैदा होते हो आपकी माँ से आपके में ये आया होता है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. इन्नेट क्या होता है? इनिशियल. इसको याद कैसे करना है? इन्नेट का IN एंड इनिशियल का IN आप ये ले लेना. इनिशियल मतलब भी शुरुआत होता है, इन्नेट मतलब ऐसे आप कोरिलेट कर लेना. तो जो शुरुआती दौर से हमारे पास है वो इन्नेट इम्यूनिटी है. ये जो होता है ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ डिफेंस है, क्योंकि ये हमारे पास शुरुआत से होता है. मान लीजिए कि हम पैदा हुए 2000 में, ठीक है, मान लीजिए हम 2000 में पैदा हुए, ठीक. अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये हमारे पास 2000 में आ जाएगी ना, क्योंकि हम उसी टाइम पैदा हो गए. ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 2005 या 2006 में हमें कोई ऐसी बीमारी हुई जिसके लिए, जैसे आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स. ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जब किसी को होता है तो वहाँ पर ना बस इम्यून सिस्टम को हमारे एक बार उसका पता चाहिए होता है. एक बार बस इम्यून सिस्टम को ये पता चल गया कि ये स्मॉल पॉक्स है, तो अगली बार से किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स हो नहीं सकता है. बस एक ही बार पूरी लाइफ में होता है. तो मान लीजिए हमें 2005 या 2006 में ऐसा कुछ हुआ, तो आप ये देखोगे कि 2005 या 2006 में हमें कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? हमें मिलेगी एडेप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी. तो वो कौन भाई
2005 एंड 2006 के अकॉर्डिंग 2000 तो एंशिएंट ही हुआ ना, इसीलिए हम इन्नेट इम्यूनिटी को बोलते हैं एंशिएंट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और ये होता है आपका एडेप्टिव रीसेंट इवोल्यूशनरी फेनोमेना। ये आप याद रखो कि ये लेटर, ये बाद में आता है आपकी बॉडी में, ये आपके इनबॉर्न से होता है। अब देखिए जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो इन्नेट और एडेप्टिव, इन दोनों ही इम्यूनिटी से, वर्टिब्रेट्स को इन्नेट और एडेप्टिव इन दोनों इम्यूनिटी का आशीर्वाद मिला होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इम्यूनिटी हमारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी को मैं ऐसा ना पूरा आप लोगों को ना ऐसे डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में नहीं दे रही हूँ आपको मैं नोट्स, ठीक है। मैं एक एक लाइन बस एक शॉर्ट नोट तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ कि इधर मार जोड़ करके तो आप लिख ही लोगे ना, इलाबोरेट तो कर ही लोगे, और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सीधा सीधा पढ़ा रही हूँ नॉर्मल तरीके से। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज़ हुआ तो सबसे पहले जो इनिशियल हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होगा वो इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से होगा, ठीक है। तो अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में घुसा तो सबसे पहला अटैक कौन करेगा उस पैथोजन पे? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसीलिए हम इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। जब इन्नेट इम्यूनिटी से बात नहीं संभलती है तब आता है हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये बात थोड़ा क्लियर रखना। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर ये प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये हमारी बॉडी में जब भी हमने जन्म लिया, ठीक है, जैसे ही हमने जन्म लिया हमारी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी हमें पहले से ही प्राप्त हुई रहती है, मिली रहती है, ठीक है। इसके लिए आपको बाद में कोई भी डिसीज़ आपके अंदर आए, ये आप पैथोजन आकर के एक नया डिसीज़ कॉज करे फिर इम्यूनिटी जागृत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको इनबॉर्न मिला होता है, जब से आप मतलब पैदा हुए हैं तब से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ये पाई जाती है, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। याद कैसे करना है? पिछली क्लास में भी बताया था कि IN मतलब इन्नेट, एंड यहीं पर अगर आप लिखो इनिशियल मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। इनिशियल मतलब होता है पहले, और इन्नेट का IN एंड इनिशियल का IN और पहले, तो ये सब कोरिलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में पहली इम्यूनिटी कौन सी है? इन्नेट इम्यूनिटी है। पहली मतलब कि फ्रॉम बर्थ, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड अर्ली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। वही बात है कि सबसे पहला पैथोजन पे अटैक कौन करेगा? इन्नेट इम्यूनिटी। नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी वन पैथोजन। जैसे कि हमने आपको कल भी एक एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए कि हम 2000 में पैदा हुए हैं और हमें 2005 या 2006 में कोई डिसीज़ हो गई है, ठीक है। मान लीजिए स्मॉल पॉक्स हुआ, तो स्मॉल पॉक्स ऐसा माना जाता है कि बस एक ही बार आपकी बॉडी में होगा। जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को उसका एक बार ऐसे शकल, उसका स्ट्रक्चर सब याद हो जाएगा ना, तो उस पैथोजन को वो दोबारा घुसने नहीं देता है। तो 2000 में जो हम मान लीजिए हमें कोई डिसीज़ होता है, जैसे ही हम पैदा हुए मान लीजिए हमें कोई डिसीज़ हो गई उस टाइम पे, तो उसे कौन संभालेगा? इन्नेट इम्यूनिटी। लेकिन 2005 एंड 2006 में क्योंकि स्मॉल पॉक्स का एक स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है, एक स्पेसिफिक पैथोजन वो कॉज कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए आएंगे हमारे एडेप्टिव जो हमारे इम्यूनिटी है वो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना वो किसी एक पैथोजन के लिए नहीं है। आप वायरस ले लो, आप बैक्टीरिया ले लो, आप फंजाई ले लो, आप निमाटोड ले लो, ये सभी के ऊपर प्रहार करेगा। लेकिन जो हमारे एडेप्टिव है ना वो बस एक के लिए रहते हैं, समझ रहे हो। यहाँ मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रही हूँ एडेप्टिव एंड इन्नेट को कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इन्नेट क्या है? इन्नेट आपके हर किस्म के, ठीक है, हर किस्म के आपके पैथोजन पे वो प्रहार करेगा, उस पे वार करेगा, उसको नहीं आने देगा। लेकिन जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिकली बस एक बार उसको याद हो गया कि भाई तुम ही थे जो पिछली बार हमारे अंदर डिसीज़ कॉज किए और बहुत गंदा वाला डिसीज़ कॉज किए, इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो स्मॉल पॉक्स को वो दोबारा नहीं होने देता है, ठीक है। फिर देखिए इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो एक्ट अगेंस्ट ऑल फॉरेन मॉलिक्यूल्स एंड पैथोजन, वही सेम बात है, यही कहा गया है। फिर जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है इट डज नॉट रिलाई ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू द पैथोजन एंड रिस्पॉन्स इज फंक्शनल एंड सिंस बर्थ। मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अडेप्टिव इम्यूनिटी में आप देखोगे कि भाई स्मॉल पॉक्स का एक बार डिसीज़ हो चुका है, इंसान झेल चुका है, फिर जब दूसरी बार वो पैथोजन आया स्मॉल पॉक्स कॉज करने के लिए, तब जो हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है उनको पता चला कि नहीं भाई इस बार तो नहीं घुसने देंगे। बट एक्चुअली में तो भाई हमने एक बार तो झेल ही लिया है ना। तो इन्नेट वाला ऐसा नहीं, इन्नेट इम्यूनिटी भाई सीधा नहीं आना है तो नहीं आना है, पहला हो दूसरा हो कोई भी हो, हम तुम्हें नहीं कॉज करने देंगे। तो इसका पिछले से मतलब पहले से लेना देना इसका कोई संबंध नहीं रहता अपने पास्ट से। ये भैया तुरंत का तुरंत
तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं और तुरंत का तुरंत प्रहार भी करते हैं। ठीक है, एडेप्टिव की तरह एक बार ये झेलाते नहीं हैं, ये तुरंत प्रहार करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके पास ना, अब देखो इनके जैसा हमने बोला कि पास्ट में ये बिलीव ही नहीं रखते हैं, तो पास्ट में वही बिलीव नहीं करेगा जिसके पास मेमोरी नहीं होगी। क्योंकि आपको भी पता है भाई, अभी आप जिस भी एज में हो आपको आपकी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें याद होंगी, लेकिन अगर मेमोरी ना हो तो क्या आपको याद होगा कुछ? तो नहीं। तो अगर आपको पास्ट की चीज़ें भूलनी है तो भगवान से बोलो कि मेरे पास मेमोरी ही ना हो, और ऐसा इम्पॉसिबल है। बट हमारे इन्नेट इम्यूनिटी जो है, इनको भगवान ने एकदम छुट्टी दे दी है कि ठीक है भाई, तुम आराम से ज़िंदगी जियो, तुम्हें पास्ट का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। ओके, तो इनके पास मेमोरी ही नहीं होती है, इस वजह से ये पास्ट के किसी भी पैथोजन या किसी को याद नहीं रखते हैं। जो जब जैसे आया उसको तुरंत मार गिराना है। ठीक है, फिर ये इनबॉर्न इम्यूनिटी कहलाती है, क्योंकि ये फ्रॉम बर्थ, सिंस बर्थ हमारे बॉडी में पाई जाती है। ओके, इनेट इम्यूनिटी 3 स्ट्रेटजीज अपने अडॉप्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर किसी पैथोजन कोई आया और वो इन्फेक्शन कॉज करने का कोशिश किया, तो 3 स्ट्रेटजीज जो है ना वो अडॉप्ट करती हैं हमारी इनेट इम्यूनिटी। होता क्या है कि सबसे पहले तो अवॉइड करेगी, चुपचाप हमारे ना जो इनेट इम्यूनिटी वो शांति से एकदम पहले तो वो प्रिवेंट करेगी कि भाई पैथोजन कॉज ही ना करे डिसीज। ठीक है, पहले अवॉइडेंस होगा, अवॉइड कर रही है। उसके बाद मान लीजिए कि एक टाइम आएगा जब पैथोजन ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है। इफ़ इन्फेक्शन इज इस्टेब्लिश, अगर इन्फेक्शन इस्टेब्लिश मतलब हो गया है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन, तो क्या करेगा इन्नेट इम्यूनिटी? रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा और उस पैथोजन को बाहर, ठीक है, बाहर निकालने की आपकी बॉडी से कोशिश करेगा। थर्ड, टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब आपको पता है, टॉलरेंस मतलब कि एक सहनशीलता, सहन करना। ठीक है, तो अभी तक हमारे इन्नेट इम्यूनिटी ने ना बहुत अवॉइड कर दिया, रेजिस्टेंस भी कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सेज दैट इनहेंस अ होस्ट कैपेसिटी टू रेजिस्ट डैमेज्ड इंड्यूस्ड बाय पैथोजन। होता क्या है, मैं दोबारा से आपको ये बता रही हूँ। मान लीजिए कि कोई पैथोजन आया, ठीक है, पैथोजन आपकी बॉडी में आया, तो इन्नेट इम्यूनिटी अभी शांत है। अच्छा ठीक है, तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देखते हैं। तो अभी अवॉइड कर रहा है कि खुद से चले जाओ वरना फिर बहुत बढ़िया है आपका यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा। तो ये वाला धमकी वाला थोड़ा सा उसका रहता है इन्नेट इम्यूनिटी का। तो पहले अवॉइड करेगा, आओ आओ। उसके बाद फिर क्या करेगा, अगर मान लीजिए वो पैथोजन सोचा कि अच्छा हमें तो यहाँ पे खुला रास्ता मिल रहा है भाई, हम क्यों ना यहाँ पर अपना घर बना लें, क्यों ना इस्टेब्लिश हो जाए यहीं पे, ठीक है, यहीं पे अपना पूरा जनसंख्या बढ़ाए, मम्मी पापा भाई बहन बंधु सभी को लेकर के आए। पैथोजन ऐसा सोच रहा है। तो फिर अभी तक तो शांत था हमारा इन्नेट सिस्टम, ठीक है, वो अभी तक शांत था। फिर अब क्या होगा, जैसे ही इस्टेब्लिश करने की पैथोजन कोशिश करेगा, इन्नेट कहेगा अच्छा मतलब मेरे ही घर में आकर के तुम अपना घर कैसे बना सकते हो भाई। तो फिर रेजिस्टेंस की प्रोसेस होगी। रेजिस्टेंस की प्रोसेस क्या होगी कि वो पैथोजन को मार के भगाना शुरू करेगा आपकी बॉडी से, ठीक है, कि चलो यहाँ से निकलो, ये मेरा घर है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी ने ये किया। उसके बाद अब मान लीजिए घर बनता है, टूट फूट होती है ना, तोड़ फोड़ होती है, तो पैथोजन आ रहा था, इस्टेब्लिश कर रहा था, घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्नेट ने कहा यहाँ नहीं तुम्हारा घर बसेगा। ठीक है, तो जो तोड़ फोड़ की थी उस पैथोजन ने, अब उसको सही करना भी तो होगा, सही करना होगा ना। तो फिर होगी आपकी प्रोसेस टॉलरेंस की। ठीक है, तो फिर टॉलरेंस मतलब क्या कि जितनी भी पैथोजन के द्वारा आपकी बॉडी में जितनी भी क्षतिग्रस्त होता है ना, ऐसे कुछ कि जितनी भी आपको प्रॉब्लम, जितना भी आपकी बॉडी में तोड़ फोड़ हुआ है पैथोजन के द्वारा, जो भी खराब किया गया है उसको ठीक से रिकवर करना। ठीक है, ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी काम करता है। 3 स्ट्रेटजीज ये अपनाता है पैथोजन को मार गिराने का। नाउ सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ देखते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। देखिए कुछ कंपोनेंट होते हैं हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के, जैसे कि हमारी बॉडी में हमने बोला कि इनबॉर्न ये होंगे ना, तो कौन कौन से होते हैं भाई, जो हमें ऐसे ही जब से हम पैदा होते हैं तभी से मिलते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपकी स्किन होती है और जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट वन जो हमारी बॉडी में पैदा होते हो तभी से आती है। सच बात है ना, ऐसा थोड़ी कि बिना स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ही आप चले आते हो, ऐसा नहीं है ना। स्किन है ना, देख लो भाई, चेक कर लो, स्किन तो है ना आपकी बॉडी में। तो स्किन जो है वो आपको मिलता है बाय बर्थ, मिलता है ना बाय बर्थ। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं हमारे इन्फेक्शन को बाय ब्लॉकिंग पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी में पैथोजन को घुसने ही नहीं देते हैं। आप देख लो आपकी स्किन बहुत मोटी रहती है, ये जो चमड़ी है ना ये बहुत मोटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे नाक में म्यूकस होता है,
होता है ना। तो नाक की म्यूकस, आप देखते हो कि आपकी नाक में गंदगी क्यों होती है, क्योंकि उसमें म्यूकस होता है। कोई भी पैथोजन हुआ, कोई भी डस्ट हुआ, वो सब म्यूकस रोक लेता है, वहाँ के हेयर रोक लेते हैं। वैसे ही हमारे स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन खुद बहुत मोटी होती है, तो ये सब किसी भी पैथोजन को अंदर जल्दी नहीं जाने देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट ही तो कर रहे हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी का सबसे पहला है फिजिकल एंड केमिकल बैरियर, जिसमें आप फिजिकल देखते हो हमारे स्किन को और केमिकल देखते हो म्यूकस मेम्ब्रेन को। पैथोजन डू नॉट पेनिट्रेट द इंटेक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया। केमिकल बैरियर एट दी सरफेस इंक्लूड स्पेशलाइज्ड एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन एंड पेप्टाइड एट इपिथेलियल सरफेस। हमारे स्किन में इपिथेलियल होती है ना, इपिथेलियल सरफेस आउटर मोस्ट, ओके। तो वहाँ पर एंटीमाइक्रोबियल मतलब ऐसे प्रोटीन जो कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगे, उन्हें मारना चाहेंगे, जैसे ही वो आएगा उन्हें मार गिराएगा वो प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के सरफेस इपिथेलियल पर प्रेजेंट होती हैं, तो वो पेनिट्रेट करके घुसने ही नहीं देती हैं पैथोजन को हमारी बॉडी में, ओके। फिर हाँ, जैसे हमने म्यूकस के बारे में पढ़ा, तो म्यूकस भी आपको हमने नोज का बताया ही। उसके बाद जो लाइजोजाइम होता है, जो कि हमारे सलाइवा, टीयर या फिर किसी भी फ्लूइड, जैसे कि रेस्पिरेटरी का फ्लूइड हो गया या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब कि जहाँ से हम सांस ले रहे हैं वहाँ की फ्लूइड हो गई, या फिर हमारे सलाइवा की फ्लूइड, या फिर टीयर मतलब जब हम रोते हैं उसकी फ्लूइड, या फिर हमारे पेट के अंदर कोई भी ऐसे फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब आप समझो, मतलब पानी नुमा, ठीक है, द्रव्य चीज़, ठीक है। तो वो उसमें पाया जाता है ये लाइजोजाइम, जो क्या करता है ना कि मान लीजिए हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया घुसने की कोशिश करेगा और घुस भी गया, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उनको ना क्लीव कर देता है, मतलब फाड़ देता है यार, एकदम से फाड़ देता है, उसको क्लीव कर देता है, खत्म कर देता है। तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाता है, मर जाता है। वैसे ही दूसरा पाया जाता है लैक्टोफेरिन बाइंड करता है मेटल आयन के साथ, जो कि बैक्टीरिया या फंजाई को चाहिए होता है। तो जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया एंड फंजाई आए अपनी किसी खाना खाने के लिए, लेकिन पहले से ही जो लैक्टोफेरिन है वो कहता है नहीं, तुम्हें नहीं देंगे हम, वो पहले ही सारा खाना बुक कर ले रहा है, वो पहले ही सारा खाना खाने लग रहा है, तो बचा क्या बैक्टीरिया और फंजाई के पास। तो ये क्या होते हैं, भूखे ही मर जाते हैं बेचारे। तो ऐसे भी बैक्टीरिया एंड फंजाई को रोका जा सकता है, उनकी ग्रोथ को। फिर एसिडिक पीएच जो हमारा स्वेट का होता है, पसीने का, या फिर सीबेशियस सिक्रीशन जो हमारे ऑयल ग्लैंड से, हमारे सीबेशियस से क्या होता है, ऑयल सिक्रीट होता है। तो जो हमारे हैंड पे देखा होगा कभी कभी ऑयल, या चेहरे पे ऑयल, तो ये सब में क्या होता है कि ये भी म्यूकोसल लाइनिंग प्रेजेंट होती है में, ठीक है। ये भी फॉरेन पार्टिकल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में जाने से बहुत ज़्यादा रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले आपने फिजिकल एंड केमिकल पढ़ा। फिजिकल में आप लोगों ने पढ़ा कि स्किन, ठीक है, फिजिकली आप देख रहे हो, और एंड केमिकल में आपने बहुत चीज़ें पढ़ ली, जैसे लैक्टोफेरिन हो गया, लाइजोजाइम हो गया, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया। दूसरा है सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि पैथोजेंस डू ओकेजनली ब्रेच द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ब्रेच क्या होता है, उल्लंघन करना, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी पैथोजन जो है वो फिजिकल और केमिकल बैरियर को मतलब क्रॉस करके और वो हमारी बॉडी में आ जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। दे डू सो सेवरल प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रोड्यूस विच हैव एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। सम प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन एंड सम आर प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन ही होते हैं, जो कि हमारे पैथोजन के अगेंस्ट जब वो इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मार गिराते हैं, और यही है सॉल्युबल मॉलिक्यूल में, और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये बहुत कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके सिलेबस में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है क्या है कि सबसे पहले तो समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो 30 सीरम प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, मतलब 30 तरीके के सीरम प्रोटीन होते हैं जो कि मिलकर के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। कहाँ बनता है ये, तो हमारे लीवर में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, सिंथेसाइज इन लीवर, हमारे लीवर में बनता है। ये सर्कुलेट होता है ब्लड में और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। पहले ये ब्लड में जाएगा, फिर वहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। क्या भाई, क्या सर्कुलेट हो रहा है, ये जो प्रोटीन है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए इन प्रोटीन के पास होता क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की खास बात क्या है, इट हैव एबिलिटी टू एम्पलीफाई एंड कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हैंस द नेम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिड टारगेट द मेम्ब्रेन और ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपके अंदर, कोई भी बॉडी के अंदर आपके पैथोजन आ रहा है, तो ये क्या करते हैं कि जब बॉडी में कोई आ रहा होता है तो उसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ को ये एम्पलीफाई करते हैं, मतलब पहले तो उन्हें ऐसे जांच पड़ताल करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनका पीछा करेंगे, भाई उन्हें ना थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, उनके एक्शन को कि भाई ये एंटीबॉडी जो आया है हमारी बॉडी में ये काम क्या करना चाह रहा है, दया, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम होगा, ये काम क्या करना चाह रहा है। तो उसको पहले पूरा बढ़िया से
ना ऐसे एकदम नहीं जासूस लोग करते हैं, वैसा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहले पीछा करेगा, उसका पूरा देखेगा, जासूसी करेगा ये काम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उसे पता चलेगा कि अच्छा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ऐसे आ रहे हैं, इनका ऐसे काम करने का तरीका है, तो वो क्या करेगा, उनके काम के तरीके में ही अड़चन डालेगा। ठीक है, वो उसमें ही जाकर के इंटरफेयर करेगा। ये हमारे एरिया में एकदम अलाउ नहीं है, तो बस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा, उसको मार गिराएगा, खत्म कर देगा कि नहीं यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, तो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ को ना जासूसी करता है, उनके एक्शन को समझने की कोशिश करता है, और जैसे ही समझ में आ जाता है वो जाकर के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है आपका, एक्चुअली में फोर्थ बोलेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक पार्ट था इन्नेट इम्यूनिटी का। नाउ सेलुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, सेलुलर आपको समझ में आ रहा है, सेल अब पढ़ेंगे हम। कुछ तरह के सेल भी हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कुछ करते हैं, लाइक WBC। ठीक है, WBC में आप PMNL न्यूट्रोफाइल, ठीक है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट, या फिर मोनोसाइट होते हैं, या फिर नेचुरल किलर सेल होते हैं। दे ऑल एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में। काम क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, एक टाइप होते हैं WBC के, विच विल प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन। तो नेचुरल किलर सेल एक टाइप है WBC के, वाइट ब्लड सेल के, जो कि परफोरिन प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डैट क्रिएट पोर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूमर सेल और वायरली इन्फेक्टेड सेल। तो जब भी कोई पैथोजन अंदर घुसेगा, इन्फेक्शन होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, या फिर अभी इन्फेक्शन हो ही रहा है, तो जितने भी वायरस होंगे वहाँ पर उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, और वहाँ पर पोर्स को क्रिएट करेगा। क्या करेगा, छोटे छोटे पोर्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसे छिद्र बनाएगा, थ्रू विच वाटर एंटर्स, और इन्हीं छिद्र, इन्हीं पोर के थ्रू अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा वाटर। ठीक है, ये अंदर जाएगा वाटर। कॉजेज लिसिस ऑफ सेल, और लाइसिस मतलब क्या होता है, फट जाना, फाड़ना। ठीक है, अंदर गया, वाटर भर जाएगा, सेल फट जाएगी। सेल फट गई तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया माइक्रोब। समझ में आया, मैंने इतना धीरे धीरे इसलिए बोला कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक्चुअली में परफोरिन क्या करता है, परफोरिन क्या करता है, किसी भी पैथोजन, एग्जाम्पल ले लेते हैं वायरस की, वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में आते हैं, ट्यूमर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर खुद अभी ही अपना काम प्रोसेस में चल रहा होता है उनका इन्फेक्शन करने का, तभी वो वायरस की सेल में घुसते हैं। वहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वायरस की, उसमें छिद्र बनाते हैं, छोटे छोटे पोर बनाते हैं, उसी पोर में फिर पानी घुसता है। पानी घुसते ही जो वायरस होता है उसकी सेल जो होती है वो फट जाती है। सेल फट गई तो वायरस क्या हो गया, मर गया। इसी तरीके से और भी पैथोजेंस मर जाते हैं। तो नेचुरल किलर सेल आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसने कितना अच्छा काम किया। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है ये क्या आपके बॉडी में बाद में आया, वाइट ब्लड सेल बाद में बना, 5 साल 6 साल बाद बना, नहीं ना, ये तो इनबॉर्न आपको दिया जा रहा है। RBC, WBC, प्लेटिलेट, प्लाज्मा, ये सब तो आप जब से पैदा होते हो तब से होता है ना, तो ये इनेट इम्यूनिटी है कि नहीं है। फिर देखिए साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर में हम पढ़ेंगे इट इंक्लूड्स इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन इंक्लूड करते हैं। एक टाइप का इंटरफेरॉन, देखो ये आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोट में आएगा व्हाट इज इंटरफेरॉन, बहुत बार पूछा गया है तो अभी बता दे रही हूँ कि तो इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि सिक्रीट करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, कौन सिक्रीट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल। ऐसा सेल जो पहले ही बेचारा वायरस से परेशान हो चुका है वही इंटरफेरॉन प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। समझाते हैं इसको। ये रहा एक सेल, ठीक है, ये रहा आपका दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, ये रहा चौथा सेल। ठीक है, ये हमारे सेल हो गए। होगा क्या ना कि इसमें अब मान लीजिए कि वायरस इन्फेक्शन हो गया है, इस वाले सेल में वायरस इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सेल क्या करेगा, ये सेल प्रोड्यूस करेगा इंटरफेरॉन। क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करेगा ना कि ये हमारे दूसरे सेल को, तीसरे सेल को, चौथे सेल को, इन सभी को बताएगा कि भैया यहाँ पे चल रहा है घोटाला, यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए सीट बेल्ट बांध लें। ठीक है, ये वाला चीज़ वो दूसरे तीसरे यात्रीगण को बताएगा, अपने अगल बगल के सभी लोगों को, सभी सेल्स को बताने की कोशिश करेगा कि हम इन्फेक्शियस हो चुके हैं, हमें इन्फेक्शन हो गया है, बट आप अपने आप को बचा लीजिए। ठीक है, तो इंटरफेरॉन एक अच्छा बच्चा है, एक अच्छा प्रोटीन है जो कि ये काम करता है कि वो अगल बगल के अपने सभी के सभी सेल्स को वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वायरल इन्फेक्शन से। इंटरफेरॉन विल एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द वायरल इन्फेक्शन एज
दे स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। समझ में आया? ठीक है, दोबारा समझाते हैं, एक तो हम कलर ही चेंज करने में रह जाते हैं। देखिए, दे स्टिमुलेट, इंटरफेरॉन स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। समझना, इंटरफेरॉन एंजाइम बनाने के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, जो कि एंजाइम क्या करता है, विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये एंजाइम प्रोटीन बनाने की ये एंजाइम प्रोटीन बनाना बंद करता है। कौन सा प्रोटीन बनाना बंद करता है? जो वायरस के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। समझ में आया? यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ इस सेल को, तो ये अगल बगल के जो ये 3 सेल हैं उनको इसने बता दिया कि भाई हमें इन्फेक्शन हो गया है, तुम लोग अपनी सुरक्षा कर लो। इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या हुआ, रिलीज हुआ, जिसने सभी जगह जा कर के बता दिया। अनदर काम करता है इंटरफेरॉन कि इंटरफेरॉन अब एक स्टिमुलेट करता है एंजाइम बनने के लिए। इंटरफेरॉन एंजाइम बनने के लिए स्टिमुलेशन करता है, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है, उसे बोलता है हमारी बॉडी को कि ठीक है अब स्टिमुलेट करो ये वाला एंजाइम। जैसे ही वो एंजाइम बनना स्टार्ट होगा तो वो उस प्रोटीन को बनाना बंद कर देगा जो हमारे वायरस के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो ये हमारा साइटोकाइनिन बैरियर का काम था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट, जब हम इन्नेट वाला पढ़ रहे थे कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। जब हमारे इन्नेट इम्यूनिटी से बात नहीं संभलती है तो वो आता है हमारे प्रिंसिपल के पास, दैट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी कहता है कि भाई इन्नेट इम्यूनिटी से कि बच्चे तुम ठीक है, तुम थोड़ा सा अभी काम डाउन रहो, हम इनको संभालते हैं, ठीक है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये आपको बहुत रेयर केस में आपकी बॉडी में होगा कि एडेप्टिव इम्यूनिटी को कोई रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब मजबूरी में बेचारा ये आता है कि ठीक है अब तुमसे काम नहीं हो रहा है इन्नेट वाले, तो चलो भाई हम करते हैं, ठीक। अब ये गेंड आफ्टर बर्थ, तो भाई ये बाद में आ रहा है। हमने बताया था आपको कि आप अगर 2000 में पैदा हुए हो और आपको कोई डिसीज़ उसी टाइम पर हुई है तो वहाँ पर आपको इन्नेट वाला इम्यूनिटी उस डिसीज़ से बचाने का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब वो हेल्प करेगा। लेकिन वही आपको बाद में चल करके कोई बाद में डिसीज़ होती है जो कि इन्नेट से नहीं संभल रही है, तो उसके लिए एडेप्टिव आते हैं भाई एकदम हीरो बन के, ठीक है। तो वो आप देख लेना। फिर पैथोजन जो है वो स्पेसिफिक होता है यहाँ पर, मतलब कि जैसे इन्नेट था वो सभी, ठीक है, एवरीवन, सभी के ऊपर वो जा करके सभी पैथोजेंस पे वो प्रहार कर रहा था। लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये बोलते हैं कि कोई दमदार इंसान को मेरे सामने खड़ा करो, कोई दमदार अगर पैथोजन है तो उनसे हम फाइट करेंगे, हम ऐसे लुल्लू पुंजू से नहीं फाइट करेंगे, ठीक है। मतलब छोटे मोटे पैथोजन से हम नहीं लड़ने उड़ने जाएंगे, कोई बढ़िया वाला पैथोजन आएगा तभी हम आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये हीरो का बाप होता है ना, वैसा है, ठीक है। तो ये आता है तब जब कोई दमदार कोई पैथोजन आता है, कॉज करने की कोशिश करता है, तब ये इम्यूनिटी आते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ तुम्हारा काम नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा। अब देखिए एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होते हैं वो 2 तरीके के रिस्पॉन्स करते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स एक करते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है कि व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इनिशिएट अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बाद, ठीक है, इन्नेट में मान लीजिए कि कोई पैथोजन आया, स्किन नहीं बचा पाया, ठीक है, स्किन से पैथोजन अंदर घुस गया। तो जैसे ही वो पैथोजन अंदर आया, दमदार था तो आया वो अंदर, तो जैसे ही वो इनकाउंटर हुआ हमारी बॉडी में पहली बार अंदर आया, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो सबसे पहले जनरेट होगा वो एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ से, उसको हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बहुत लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। अ पर्सन विल फील सिक। जैसे ही एडेप्टिव इम्यूनिटी आपके अंदर आती है, आप थोड़ा सा बुखार आपको होने लगता है। एक्चुअल में वो बुखार डिसीज़ की वजह से नहीं हो रहा होता है, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि वो अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। तो जब फाइट करते हैं तो आग उग लग जाती है भाई, तो वैसे ही आपका भी जो शरीर है वो थोड़ा सा ऐसे गर्म हो जाता है, ठीक है, तो बुखार होने लगता है। व्हेन अ स्पेसिफिक एंटीजन एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, जब कोई भी स्पेसिफिक पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, ये हमारे बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं, तो स्पेसिफिक बी और टी सेल, ठीक है, बी और टी सेल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं डिवाइड करना, और डिवाइड करके इफेक्टर बी और टी सेल क्या करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं डिसीज़ को, और मेमोरी बी एंड टी सेल प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं याद रखना है, बस एक बात आप लोग समझो कि मान लीजिए कि आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया घुसने की कोशिश किया, तो स्किन
जो कि हमारा इन्नेट इम्यूनिटी में काउंट होता है, उसने बहुत कोशिश की कि उस बैक्टीरिया को ना घुसने दें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे स्किन में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पाया जाता है। तो वो बहुत कोशिश किया कि हम इसको मार गिराएं, पर झुंड में आए सब तो कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गए। तो जब वो घुसे ना, तो अब जो हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी था उसका जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होगा, मतलब अभी जैसे उसने आँख खोली वो वाला जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। उसने आँख खोली, प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। जैसे ही आँख खोली तो उसने क्या किया, उसने बी और टी सेल, ठीक है, एंटीजन जिसको बोलते हैं, बी और टी सेल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। बी एंड टी सेल अपना अपना काम करेंगे आगे फंक्शन, और फिर मार गिराएंगे पैथोजन को। काम क्या होगा बी एंड टी सेल का, अभी हम आपको बता रहे हैं। फिर अब प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, बी एंड टी सेल क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो बी और टी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं हमारे स्प्लीन में। कहाँ, हमारे स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ सेल कहते हैं ना, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल का जो कब्र होता है उसको स्प्लीन कहते हैं। एंड लिम्फ, ठीक है। तो हमारे लिम्फ नोड में और स्प्लीन में ये जो बी एंड टी सेल होते हैं वो स्टोर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है, वहीं पर जमा रहते हैं। वो तब तक बाहर नहीं आते हैं जब तक बहुत उनकी ज़रूरत ना हो, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ, हमेशा से पूरी ज़िंदगी में वो वहीं पर स्टोर रहेंगे। इफ़ द सेम पैथोजन एंटर्स आवर बॉडी अगेन, समझ रहे हो, मतलब देखो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एक बार आपकी बॉडी में पैथोजन आया, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया, बी एंड टी सेल प्रोड्यूस हुए, मार दिए, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में उस पैथोजन को ख़त्म कर दिया। लेकिन वही जो पैथोजन है वो दोबारा से हमारी बॉडी में किसी भी वजह से घुस गया, तो अब जो रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। समझ रहे हो, मतलब पहले आँख खोली थी ना, आँख खोला, मार दिया उसको, आँख बंद कर ली। अब जब वो दोबारा आएगा ना पैथोजन, तो फिर जो रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जिस बी एंड टी सेल ने प्राइमरी रिस्पॉन्स में उस पैथोजन को मारा था, वो बी एंड टी सेल अभी भी हमारे स्प्लीन और लिम्फ नोड में स्टोर्ड है, वहाँ रह रहे हैं। तो उन्हें याद है, आप ये बात नोट कर लेना कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है। हमने इन्नेट में पढ़ा कि उनके पास मेमोरी नहीं होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है। तो जिस बी एंड टी सेल ने पहले वाले रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स में उस पैथोजन को मार गिराया था, वो अभी भी बी एंड टी सेल को याद है कि हमने इन्हीं को ही मारा था। तो अब क्या होगा, अब से कहानी शुरू हो रही है कि जो पैथोजन है वो हमारे बॉडी में अगर फिर से घुसने की कोशिश करता है, तो जो मेमोरी बी एंड टी सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड बी एंड टी सेल को फिर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर से प्रोड्यूस हुए। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी और एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। या तो हम इसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे या फिर एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे, विच इज़ हाईली इंटेंसिफाइड और हाईली इंटेंसिटी। मतलब कि पहला वाला लो इंटेंसिटी का था, पता नहीं चला, मार गिराए, थोड़ा बहुत बुखार हुआ। बाद वाला जो होगा सेकेंडरी में, भाई तुम एक बार छेड़खानी करोगे किसी को समझ में आएगा, 50 बार आकर के छेड़खानी करोगे तो किसी को भी तो गुस्सा आएगा ना। तो वही बात यहाँ पर भी हो गया। पहले बारे में यार ठीक है, एक बार आए हो तुम, मार खा गए, अब चैन से रहो ना। नहीं, इनको बार बार आना है, बार बार पैथोजन को आना है, फिर आओगे तो फिर मार तो ज़्यादा ही खाओगे ना। तो जब ज़्यादा मार खाओगे तो हाई इंटेंसिटी में मार खाओगे, तो बस सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो हाई इंटेंसिटी का होता है। समझ रहे हो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी हैज़ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। वही बात है, पहली बार तुम्हारा शकल अगर हम तुमको मार दिए, अगर हमको याद है तुम दोबारा से मेरे पे अटैक करोगे तो हमको और ही तो गुस्सा आएगा ना यार, हम हाई इंटेंसिटी से ही तुमको मारेंगे, बस क्योंकि मेरे पास मेमोरी है। वही जो हमारा इनेट इम्यूनिटी था उसके पास मेमोरी नहीं हुआ करता था, वो जितनी बार तुम जाओगे उतनी ही बार लो इंटेंसिटी में तुमको मारेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास मेमोरी ही नहीं है। समझ गए, तो ये था आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स। देखिए, एडेप्टिव इम्यूनिटी का हमने रिस्पॉन्स पढ़ लिया। अब एक तो नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, एक होता है आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली ये हमें मिलता है, नेचर से ही समझ में आ रहा है भाई, नेचुरल है तो नेचुरली ही मिलेगा। आर्टिफिशियल जो होता है वो एक्वायर्ड थ्रू मेडिकल प्रोसीजर। जैसे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में कुछ होते हैं जो हमें नेचुरली, हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारे बॉडी में वो अच्छे से हम उसे किसी भी डिसीज़ को, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट हम लड़ लेते हैं, उसे फिर वो दवा से नहीं उसका कोई रिलेशन होता है। लेकिन
कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जिनसे हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी अकेले नहीं लड़ पाता है, तो उसके लिए हमें उसके साथ देने के लिए कुछ दोस्तों को अंदर भेजना पड़ता है। और वो जो दोस्त होते हैं वो एक्चुअली में दवा होते हैं। तो जैसे ही वो दवा अंदर जाती है, कोई भी दवा जब हम किसी भी बुखार में लेते हैं तो जो दवा अंदर जा रही है वो हेल्प करती है हमारे इम्यूनिटी को किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में। ठीक है, अब एक से भले 11, ठीक है, एक से भले 2, तो अकेले इम्यूनिटी अभी तक लड़ रहा था, फिर जाएंगे 2-4 दवा अंदर तो वो भी तगड़ा इफेक्ट मारेंगे भैया, वो भी दोस्त बन के जाएंगे। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, अच्छे से कुटाई एंड पिटाई हो जाएगा हमारे पैथोजन का। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कैरिड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। हमने बताया लिम्फोसाइट जो होंगे वो बी एंड टी सेल होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दोनों ही हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन बॉडी। हमारे बॉडी में 2 तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो एडेप्टिव को ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं हमारे 2 टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी आप बोल सकते हो। सबसे पहला होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको कि हम AMI बोलते हैं, या फिर जो हम उसी का दूसरा नाम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेकेंड जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, जिसको हम CMI बोलते हैं। और हम आपको लिख के दे देना ना, ये बार बार मतलब शॉर्ट नोट में ना ये दोनों ही मतलब हद से ज़्यादा, ठीक है, हद से ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, देखिए जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारी आई होती है, वो प्रोड्यूस करती है आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन। आर्मी ऑफ प्रोटीन मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन को ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन। अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, अब पैथोजन फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में अगर एंटर करता है तो जो हमारे ब्लड होते हैं, मतलब जो हमारा खून होता है और जो हमारी आंखें होती हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है आंख का, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के, पैथोजन एंटर करने का ये एक खुला रास्ता है, तो यहाँ पर प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं, किसी भी माइक्रोब को अंदर घुसने नहीं देते हैं और वहीं पर दरवाजे पे ही मार गिराते हैं। ठीक है, कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और वो हमारे खून तक पहुंचते हैं, तो खून तक पहुंचते ही जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया है। बी लिम्फोसाइट जैसे ही एक्टिवेट होता है वो डिफ्रेंशिएट करने लगता है प्लाज्मा सेल में, जो कि सिक्रीट करता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को वो सिक्रीट करने लगते हैं, क्योंकि जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में घुसे हैं। अब भाई पैथोजन घुसे हैं तो उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फाइट के लिए प्लाज्मा सेल क्या करता है, डिफ्रेंशिएट मतलब वो क्या करता है, सिक्रीट करता है बहुत सारे एंटीबॉडीज़ का। अब देखो अनडिफ्रेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट रिमीन्स एज मेमोरी सेल। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, मान लीजिए कि ये बी लिम्फोसाइट है, तो इसका एक पार्ट जो है वो जाकर के प्लाज्मा सेल में क्या करेगा, वो प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होगा और ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट करेगा एंटीबॉडीज। लेकिन जो रिमेनिंग बी सेल होगा, ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल होगा, अब ये क्या करेगा कि ये जो है ना ये बचा रहेगा और ये मेमोरी सेल की तरह काम करेगा। मतलब कि अगर वही बीमारी दोबारा से होगी तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पहले वाला पार्ट, मतलब ये पहले ही वाली बीमारी है, इसको नहीं होने देना है, तो फिर ये क्या कर देता है, एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देता है और उस बीमारी को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भाई तुम पहले आ चुके हो, अब बॉडी में आने की जरूरत नहीं करना। ठीक है, जब पैथोजन नहीं आएगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो मेमोरी सेल का एक काम करता है कि पहले बार भाई पैथोजन आए, उनका सेवा सत्कार फाइट वाइट हुई, ठीक है, उनसे बी लिम्फोसाइट ने की। अब कुछ मेंबर्स जो है बी लिम्फोसाइट के वो अभी भी स्टोर है हमारी बॉडी में। जैसे ही उन्होंने उसी पैथोजन को देखा जो वही डिसीज कॉज करने वाला है जो उसने पहले कॉज किया था, तो वो फिर से वही अपना, वो तो उसको पहले से ही प्लानिंग पता है भाई अच्छा ये वही इंसान है, इनको तो इनकी कमियां हमको पता है, इनको तो ऐसे ही मारना है, तो वो मेमोरी सेल तुरंत का तुरंत एक्शन लेकर के उसको मार गिराता है। समझ गए? तो ये पूरा काम था बी लिम्फोसाइट का। अब देखो एंटीजन क्या होता है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में आपको एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ना है, तो एंटीजन हम सबसे मतलब पहले पढ़ेंगे। अब देखो एंटीजन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जैसे ही वो हमारी बॉडी में आते हैं स्टिमुलेट करने लगते हैं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। अच्छा, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन वो है जो पैथोजन है, एंटीबॉडी क्या है जो उससे लड़ने के लिए,
जो आ रहा है वो एंटीबॉडी है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखो। एंटीजन क्या है? एंटीजन पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी में आ रहे हैं। अब जब वो आ रहे हैं, डिसीज कॉज कर रहे हैं, निगेटिविटी कॉज कर रहे हैं, तो फिर उससे लड़ने के लिए एक पॉजिटिव भाई कोई पैदा होगा तो वो एंटीबॉडी हो जाते हैं। ठीक है, अब जो वर्ड एंटीजन है उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में ही ये बोला जाता है कि एंटीबॉडी जनरेटिंग। ठीक है, फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जनरेटिंग, क्योंकि ये सच में जैसे ही अंदर घुसते हैं एंटीबॉडी अपने आप ही जनरेट होने लगता है। फिर क्या होता है? बिकॉज दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। वही बात है, एंटीजेंस आर जनरली लार्ज मॉलिक्यूल्स। एंटीजेंस जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो मेजॉरिटी होती है इनकी वो प्रोटीन से बनी होती है या फिर पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है या फिर वायरस के जो कोट होता है उनके ऊपर का उसमें पाया जाता है। तो भाई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ये सब तो पैथोजन ही है ना। और अभी बताया कि पैथोजन एंटीजन है, तो एंटीजन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपैरिजन टू एंटीबॉडी। और ये क्या करते हैं? इनके बने किससे होते हैं? प्रोटीन से और पॉलीसेकेराइड से। एंड यू ऑल नो कि भाई बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, और सेम वायरस की जो कोटिंग होती है वो भी भाई प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड से हुई रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखो, ऑल एंटीजन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, ऑल एंटीजन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जा रहा है तो वो बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, या उसी का पार्ट जा रहा है, नहीं। उसके अलावा आपके अंदर पॉलन ग्रेन जा सकता है एज अ फॉरेन पार्टिकल, या फिर एग का वाइट, जो एग वाइट होता है वो जा सकता है, या शेल फिश छोटी छोटी वो जा सकती हैं, या फ्रूट या वेजिटेबल्स, चिकन, फेदर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो पंख होती हैं, ब्लड सेल ऑफ अदर पर्सन या एनिमल, उनके जो खून होते हैं आपकी बॉडी पे लग जाए, ड्रग्स होता है, केमिकल्स होते हैं, ये सब कुछ एंटीजन है। ऐसा नहीं है कि बस फंजाई हो गया, वायरस हो गया या बैक्टीरिया वही हमारे एंटीजन है, नहीं। ये सब जो पॉलन ग्रेन्स हो गया, एग वाइट हो गया, सेल फिश हो गई, ब्लड हो गया डिफरेंट अदर एनिमल एंड अदर आपके ह्यूमन का, या फिर ड्रग हो गया, ये सब भी क्या है? एंटीजन है। ठीक है, जो कि अगर आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एसेंशियल भाई हमारे अंदर एंटीजन भी है, जैसे कि आपने ब्लड में पढ़ा होगा, लाइक जो ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ। जैसे आपको पता है ना, आपसे कोई पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप कोई एक स्पेसिफिक बताते हो कि मेरा ए है या बी है या ए बी है या ओ है। तो दे आर वेरी व्हाट एसेंशियल फॉर अस। ये एंटी जो है, ये एंटीजन जो है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा सेल्फ, मतलब इनको सेल्फ एंटीजन कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। पॉलन ग्रेन हो गया, डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस हो गए, ये हमारे लिए थोड़ी एसेंशियल होंगे, बट ये जो है ये हमारे लिए एसेंशियल है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नाउ एंटीबॉडी देखो, एंटीबॉडी जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं। लाइक अभी हम लोगों ने एंटीजन की पूरी बात कर ली कि एंटीजन क्या होते हैं, दे आर पैथोजन, दे कैन बी पैथोजन, वो पैथोजन भी हो सकते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स लाइक पॉलन ग्रेन हो गया, एग वाइट हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं? एंटीजन हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाते ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगते हैं। कुछ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होती है, जिन्हें हम सेल्फ एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी अब बात करते हैं। एंटीबॉडी को हम लोग आईजी बोलते हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो कि प्रोड्यूस होता है जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो उसकी स्टिम्युलेशन की वजह से इनका प्रोडक्शन होता है। एक एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड की चेन होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। अब देखो, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, जिसको आप एंटीबॉडी कहते हो। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ पर होती है हैवी चेन। ठीक है, ये है आपका हैवी चेन, ये है हिंग रीजन, ये है लाइट चेन। यहाँ पर 2 चेन होती हैं, एक लाइट चेन होती है, एक हेवी चेन होती है। जब इम्यूनोग्लोबिन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको अच्छे से बताएंगे, अभी बस स्ट्रक्चर समझ लो। यहाँ पर होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको कि हम लोग फैब रीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैब रीजन। और ये एंटीजन आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये एंटीजन जुड़ गया और ये एंटीबॉडी का फैब रीजन हो गया, जहाँ पर एंटीजन आके जुड़ा है। ये वेरिएबल पोर्शन कहलाते हैं, ये कॉन्स्टेंट पोर्शन कहलाते हैं। क्यों वेरिएबल कहलाते हैं? क्योंकि एंटीजन फिक्स नहीं है कि कौन से एंटीजन को एंटीबॉडी को खत्म करना है,
मतलब नहीं पता है ना, वो एंटीजन पैथोजन भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है कि भाई ये जो पार्ट है ये हैवी चेन इतने का इतना ही रहेगा, ठीक है ना। एंटीबॉडी क्या क्या कर सकता है? एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर सकता है किसी भी पैथोजन को या फिर टॉक्सिन को। एंटीबॉडी बाइंड कर देता है, जा करके जुड़ जाता है किसी भी पैथोजन से, जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उनसे जुड़ जाएगा और क्या करेगा, प्रिवेंट देयर एबिलिटी टू एंटर द सेल, और सेल के अंदर घुसने से उसको रोकेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब खत्म कर देगा, उसको अंदर जाने ही नहीं देगा। और धीरे धीरे जब अंदर ही नहीं जाने दे रहे हो, जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, तो कोई भी पैथोजन कितनी देर तक रहेगा, तो वो क्या कर जाता है, अपने आप ही उसकी डेथ हो जाती है। तो न्यूट्रलाइज हो गया। लाइक देखो, जो कि यहाँ पर होस्ट है और ये रहा टॉक्सिन, ठीक है। तो अब मान लो कि जो होस्ट सेल है वो इस टॉक्सिन के साथ जुड़ेगा, तो भाई आपके डिसीज कॉज्ड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिसीज कॉज्ड हो जाएगा, पैथोलॉजी मतलब कोई भी डिसीज, हाँ डिसीज कॉज होगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि एंटीबॉडी अगर बीच में आ जाता है, अब इसीलिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जरूरी है। यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है तो डिसीज कॉज हो गया, ठीक है, यहाँ पर डिसीज कॉज हो गया। अब देखो, ये रहा होस्ट सेल, ये रहा एंटीबॉडी जो कि उस टॉक्सिन के स्पेसिफिक है, उसी को मारने के लिए पैदा हुआ है, तो वो वाला एंटीबॉडी हो गया और ये हो गया टॉक्सिन। तो अब क्या करता है कि ये जो एंटीबॉडी है वो इस टॉक्सिन के साथ जुड़ जाता है, देख रहे हो, ये टॉक्सिन के साथ जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर ये भाई होस्ट के साथ ही टॉक्सिन जुड़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो टॉक्सिन है वो एंटीबॉडी के साथ जुड़ रहा है, और तभी भी जो होस्ट है वो अपना मस्त हेल्दी है, कोई भी पैथोलॉजी मतलब कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिसीज नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा एंटीबॉडी है उसने टॉक्सिन के साथ जाकर के वो जुड़ गया है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसी को हम बोलते हैं टॉक्सिक न्यूट्रलाइजेशन, जिससे कि हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, और अपने में ये दोनों टॉक्सिन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो अपना समझौता करके भाई खत्म, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। नाउ ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस करता है एंटीबॉडी। ऑप्सोनाइजेशन क्या प्रोसेस है? तो ऑप्सोनाइजेशन क्या एक प्रोसेस है कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो माइक्रोब को एकदम मतलब ऐसे ना जकड़ लेते हैं और उनके फाइगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं उनके एफसी रिसेप्टर से बाइंड करके, ठीक है, क्योंकि फाइगोसाइटोसिस के पास एक साइट होती है, ठीक है, वहाँ पर एफसी रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे बाइंड कर लेते हैं वो, और पार्टिकल की कोटिंग होने लगती है। और ऑप्सोनाइजेशन का मतलब इसमें क्या है कि फाइगोसाइटोसिस सेल प्रेजेंट होता है और बाइंडिंग होने लगती है ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब की उस फाइगोसाइटोसिस पे, एफसी रिसेप्टर पे, ठीक है, यहाँ पर। अब क्या होगा कि माइक्रोब का ही फाइगोसाइटोसिस होने लगेगा, मतलब वो आया तो होगा, देखो जो माइक्रोब है वो आया होगा सेल को खाने, ठीक है, माइक्रोब आया होगा सेल को खाने, लेकिन ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस में जो आपका एंटीबॉडी होता है वो उस माइक्रोब की ही कोटिंग कर लेता है और उसके ही फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा दे देता है। मतलब कहता है कि तुम इस बबल में रहो और जितना फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करनी है, जितना खाना पीना है तुम खाओ। खाते खाते वो एक टाइम पे खुद ही पूरा का पूरा अपना एरिया खत्म कर देता है, तो ये यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो सेल होता है वो अच्छे खासे मतलब हेल्दी वे में रहता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का था, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमने ट्रिक आप लोगों से बोली थी बताने के लिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी को कैसे याद कर सकते हो। तो एक लाइन याद कर लो कि ये दूसरा जन हमारी बॉडी में कहाँ आया है, ठीक है, बोलते हो ना ईदी, मतलब किसी भी भोजपुरी लैंग्वेज में बोलो या किसी भी तरीके से, वैसे तो ये प्योर भोजपुरी भी नहीं है और प्योर हिंदी भी नहीं है। ये दूसरा जन हमारी बॉडी में कहाँ आया है, तो भाई आया कौन है, दूसरा जन, एंटीजन कहाँ आया है, हमारी बॉडी में। तो जैसे ही एंटीजन आएगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिलीव मी, दिस इज लाइक व्हाट, दिस इज मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि हर बार पेपर में आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। अभी समझा रहे हैं, बस इजी मार करके थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख लेना, वरना हम थोड़ा शॉर्ट नोट आप लोग को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुरंत ऐसे रिवाइज कर सको, ठीक है। नाउ अभी देखो इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन और कुछ नहीं है, इम्यूनोग्लोबिन एक दूसरा नाम है एंटीबॉडी का। जैसे आप लोगों का नाम मान लीजिए कि किसी का रोहन नाम है जो स्कूल में है, तो उसको घर पे चीकू एंड समथिंग कुछ प्यारा सा नाम दे दिए, ठीक है। तो वैसे ही एंटीबॉडी जो है उसी को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप करोगे तो वो हो जाएगा IG, ठीक है, क्या, इम्यूनोग्लोब्युलिन। अब इम्यूनोग्लोब्युलिन बनता कहाँ है भाई,
कौन सिंथेसाइज करता है? तो बी लिम्फोसाइट इम्यूनोग्लोबुलिन को, मतलब एंटीबॉडी को बनाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट पढ़ा था ना, तो वहाँ पर अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए उसे भी देखिए। पूरी इम्यूनोलॉजी की एक सीरीज़ बनाई गई है आप लोगों के लिए, तो उन सबका भी फ़ायदा उठाइए, है ना। और हाँ, चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सिंथेसाइज कौन करता है इम्यूनोग्लोबुलिन को? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसी वजह से हम इसको स्टार बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होता है? एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से। तो जब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या फिर पैथोजेंस आते हैं, अब पैथोजन में जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये हो गए। फॉरेन पार्टिकल्स में लाइक पॉलन ग्रेन हो गया, एग का जो ऊपर का शेल होता है उसमें के कुछ पार्टिकल्स हो गए, कुछ फ्लावर्स के हो गए, मतलब डस्ट हो गया, ये सब के सब फॉरेन पार्टिकल्स अगर आपकी बॉडी में आते हैं तो उसे हम एंटीजन बोलते हैं, बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो जैसे ही वो हमारे अंदर आते हैं एंटीबॉडी जनरेट होता है, क्योंकि उसे फाइट करनी होती है कि भाई तुम कैसे आ गए यहाँ पे, ये तो मेरा घर है, हमें सुरक्षित रखना है। तो जैसे आप अपना घर साफ करते हो तो डस्ट वस्ट भगाते रहते हो, तो आपका घर आप अपनी बॉडी से कंपेयर करो और जो उसमें रह करके सब साफ सफाई कर रहा है वो आपका एंटीबॉडी हो जाएगा, ठीक है। लाइक आपके घर में जो हाउस हेल्पर होते हैं वो आते हैं तो वो काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी काम करते हैं। जैसे ही कोई भी डस्ट गया, कोई भी पैथोजन गया, वो तुरंत जनरेट होते हैं और उन सभी को मार भगाते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो। अब ये हमारे प्यारे से एंटीबॉडी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, हमने इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब ये देख लेते हैं कि एंटीबॉडी बनते, मतलब जो एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो देखो एक एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये आप लोगों के नोट्स के लिए, जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से करो। मैं 1 मिनट नहीं, मैं 1 सेकेंड रुक रही हूँ बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट डन हो गया। नाउ इसको ना मैं ये जो जितना लिखा हुआ है बस यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, पूरा एकदम अच्छे से इलाबोरेट करके, ठीक है। अब देखो ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको बनाना होता है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप हैवी चेन देखो, यहाँ पर एक हैवी चैन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हैवी क्यों बोल रहे हैं अभी समझना। देखो एक होता है आपका हैवी चेन, ठीक है, 1 पेयर, एंड यहाँ पे 2 पेयर आपके लाइट चेन होते हैं। हैवी और लाइट का मतलब क्या हुआ? हैवी मतलब कि ये जो है ये 50,000 डाल्टन, ठीक है, 50,000 डाल्टन इसकी मेजरमेंट है, ये 50,000 डाल्टन इसका जो मेज़र है, ठीक है। और ये हमारे कितने डाल्टन के हैं? 25,000। तो ये हमारा हैवी चेन कहलाता है बिकॉज ऑफ 50,000 डाल्टन, एंड क्योंकि ये 25 मतलब उसका हाफ हो गया तो ये कहीं ना कहीं हल्का हो जाएगा ना। 50,000 कहाँ है, 25,000 कहाँ है, इस वजह से, क्योंकि 50 आप ऐसे याद कर सकते हो कि 50 जो है वो बड़ा है, बड़ा अमाउंट है, तो इसीलिए हैवी हो जाएगा, और 25 जो है वो छोटा अमाउंट है तो इसीलिए वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आपको समझ में आया कि ठीक है, एक हैवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है, ठीक है। तो हमारी इम्यूनोग्लोबिन में हमने 2 चीज़ें डन कर ली कि एक होता है हैवी चेन जिसको H बोलते हैं, और लाइट चेन भी होता है इसीलिए हम इसे HL भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर होते हैं 4 सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। कितने सल्फाइड बॉन्ड, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन कौन से? देखो ये हो गए 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3 एंड ये हो गए 4, ठीक। यहाँ पे कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? यहाँ पर है 4 डाइसल्फाइड आपके बॉन्ड है, ठीक है, DSB। नाउ यहाँ पर होता है एक कांस्टेंट पोर्शन जो कि आपका हैवी चेन कहलाता है, और एक होता है आपका वेरिएबल पोर्शन जो कि आप लाइट चेन से देखते हो। क्यों कांस्टेंट होता है, क्यों वेरिएबल होता है, अभी बताते हैं। पहले आप समझ गए कि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट पोर्शन, ठीक है। इतना पोर्शन जो है वो आपका वेरिएबल है, इतना पोर्शन जो है वो कांस्टेंट है। नाउ यहाँ पर जब आप लाइट चेन देखते हो तो वहाँ पर एक साइट होती है जिसका नाम होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट नाम है तो कौन आकर के जुड़ रहा होगा लाइट चेन से? जल्दी से बता दो, कौन जुड़ रहा होगा? एंटीजन जुड़ रहा होगा, ठीक। तो हमारे एंटीजन जो होते हैं वो इस वाले ऐसे जो कटोरी नुमा ऐसे स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर आकर के ये जो एंटीजन होते हैं, मान लीजिए ये एंटीजन है तो ये आकर के यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ गया। अब आप मुझे बताओ कि ये ज़रूरी नहीं है, हमने आपको बताया कि एंटीजन ना कुछ भी हो सकते हैं। एंटीजन कैन बी पैथोजन ऑल्सो, कैन बी फॉरेन पार्टिकल ऑल्सो। पैथोजन में आपके लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और फॉरेन पार्टिकल्स में आपके पॉलन ग्रेन हो गए, डस्ट हो गया। तो ये बताइए कि एंटीजन कौन सा है, ये तो आपको नहीं पता है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो फिक्स नहीं हो, अलग अलग हो। इसीलिए हमें यही नहीं पता भाई कि ये हमारा
है एंटीजन कौन सा है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये पोलन ग्रेन है, या फिर ये हमारा डस्ट है, हमें नहीं पता। तो कोई भी एंटीजन आकर के एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जुड़ेगा ना, इसीलिए इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पोर्शन, जहाँ पे चेंजेस अकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना चेंजेस अकर हो रहे हैं, यहाँ थोड़ी कोई चेंज हो रहा है, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट पोर्शन। कुछ भी हो जाए यहाँ पर हर एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। हैवी चेन में ऐसे आपको 2 दिखेंगे एंड यहाँ पर 2 आपके डाइसल्फाइड के बॉन्ड दिखेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि वेरिएबल पोर्शन एंड कांस्टेंट पोर्शन। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन, कि यहाँ पर देखिए अगेन, क्या मैंने अभी तक किया ही नहीं उसको क्लियर, ठीक है। अब देखो अगेन नहीं, सुनो, यहाँ पर जो आपका एंटीजन जुड़ता है इस साइट पर आकर के, तो इस साइट को हम क्या बोलते हैं, फैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैब रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फैब रीजन, क्योंकि एफ से आपको रखना है कि एंटीजन का एक फ्रैगमेंट जुड़ रहा है, ठीक है, एक फ्रैगमेंट जुड़ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फैब रीजन। अब आप बोलोगे कि दीदी आपने गलत किया, भैया हमें ये भी पढ़ा दो, कोई चीज़ आपने छोड़ दी होगी तब। तो सही बात है भाई, कैसे विश्वास कर लोगे आप मुझ पे, अभी आपको बताती हूँ। देखो एक भी चीज़ नहीं छूटी होगी, ठीक है। देखो 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, आपको हमने बताया। 2 लॉन्ग चेन होता है, बताया ना, जिसको कि हम हैवी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग नीचे वाला हमने पढ़ा, हैवी चेन एच चेन हमने पढ़ा था। ईच ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 50,000 डाल्टन। तो एक मॉलिक्यूलर जो आपका हैवी चेन है लॉन्ग वाला, उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, 50,000 डाल्टन, ठीक है। 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं, जो होता है लाइट चेन, जिसको एल चेन बोलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 होता है। हैंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एट HL, बताया था हमने। द हैवी एंड लाइट चेन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इन द रीजन कंसर्न्ड विथ एंटीजन बाइंडिंग, दीज रीजन्स आर एक्सट्रीमली वेरिएबल। अभी आपको बताया कि एंटीजन बाइंडिंग साइट पर आपको नहीं पता कि कौन सा एंटीजन आकर के जुड़ जाए, अब अलग अलग जुड़ेगा तो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल हो रहा है, तो इसीलिए हम उसका नाम क्या रखे हैं, वेरिएबल साइट, ठीक है। नाउ वेरिएबल होगा, फिर यहाँ पे अब दूसरा जो होगा वो रिलेटिवली कांस्टेंट होगा, पर आपको मतलब एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन दिखाई देता है। जो आइसोटोप होता है IG का, ठीक है, IG का इज डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट रीजन, बोथ चेन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये सारे के सारे डायग्राम आपको, ये डायग्राम आपको समझ में आया, एक ही था। अब आगे देखिए, वन एंड ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन द फैब पोर्शन, ये सब हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं है कि फैब रीजन उसको बोलते हैं। नाउ टाइप्स पढ़ने हमें इम्यूनोग्लोबिन के, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी एनर्जी आ जाती है जब मैं इसको पढ़ने जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो कितने टाइप के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इम्यूनोग्लोबिन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है IgA, ठीक है। पहले तो तुम 5 IG लिख लो, ठीक है, 5 IG लिखो, एकदम एकदम मस्त 5 IG लिख लो, ठीक। नाउ उसके बाद हम लेते हैं दूसरा कलर, ए हमने लिख दिया, लेट मी इरेज इट, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है A, ठीक है, ये हो गया IgA। नाउ जो दूसरा होता है वो होता है D, ठीक है, वी आर डन विद द सेकेंड ऑल्सो, IgD। नाउ तीसरा होता है IgE, ठीक है, ये हो गया IgE। नाउ उसके बाद आता है G एंड उसके बाद आता है M, ठीक है, समझ में आया। पहला A होगा, फिर D होगा, फिर E होगा, फिर G होगा एंड M होगा, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसको, इसीलिए मैंने अल्फ़ाबेट वाइज बताया कि ADEGM, ओके ना। 15% अगर हम एंटीबॉडी काउंट करें तो 15% हमारा जो होता है वो IgA प्रेजेंट होता है। फिर IgD और IgE जो है, इम्यूनोग्लोबिन D एंड इम्यूनोग्लोबिन E, ये जो होता है वो लेस देन 1%, मतलब 1% से भी कम प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है IgG, जो कि 75% प्रेजेंट होता है। और उसके बाद IgM जो होता है वो 7 to 10% हम काउंट करोगे तो वो प्रेजेंट होगा। समझ में आया आपको। तो ये आप याद कर लो, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, या तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लो, ऑल अप टू यू, जिसमें आपको सुविधा हो भाई आप उस तरीके से याद कर सकते हो। नाउ काम देख लेते हैं किसका क्या काम है, कैसे कौन क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कहाँ मिलता है। सो ये जो है IgA वो म्यूकस सिक्रीशन में मिलता है। किसके म्यूकस सिक्रीशन में, रेस्पायरेटरी गैस, जो रेस्पायरेशन होता है उसका जो म्यूकस होता है वहाँ पे, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अपर पार्ट होते हैं और जो वेजाइना का पार्ट होता है अपर, वहाँ पर ये IgA मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई, अगेन रिपीटिंग, म्यूकस सिक्रीशन ऑफ रेस्पायरेटरी, ठीक है, मतलब रेस्पायरेशन वाला जो पार्ट है रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड द अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द वेजाइना, ठीक है, यहाँ पर IgA मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाइंड इन कोलोस्ट्रम, ओके, दिस वन इज द मोस्टेस्ट मतलब
मतलब मोस्ट से मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे हम मोस्टेस्ट बोलते हैं। तो कोलोस्ट्रम में सबसे ज़्यादा IgA मिलता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, एक लेडी प्रेग्नेंट है, तो जब उन्होंने डिलीवरी दे दी है उसके बाद से जब बेबी उनके हैंड में आ चुका है, तो जो सबसे पहला मिल्क उनके ब्रेस्ट से निकलता है, इट इज़ नॉट लाइक मिल्क, इट इज़ लाइक मिल्क। मतलब ना वो मिल्क नहीं है, इट इज़ नॉट एक्चुअल मिल्क। मिल्क की तरह, दूध की तरह दिखने वाला सब्सटेंस होता है जो कि एक्चुअल में जो ब्रेस्ट से दूध आने वाला होता है उससे पहले निकलता है। और ये जो होता है ना, ये एक गोल्डन, ठीक है, गोल्डन लिक्विड सब्सटेंस इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि ये आगे आने वाली उस जो शिशु है, जो छोटा बच्चा है, उसको आगे आने वाली बीमारियों से ये जो कोलोस्ट्रम है वो बचाए रखता है। ये इतना ताकतवर होता है। इसीलिए जो फर्स्ट ड्रॉप होती है दूध की, ऐसा बोला जाता है, बल्कि वो दूध नहीं होता है, वो कोलोस्ट्रम होता है। बट ऐसे आप जाओगे तो ये बोला जाता है कि जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ दूध है वो बहुत ही ज़्यादा बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मम्मी को वो दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे को, ठीक है। तो IgA किस में पाया जा रहा है? कोलोस्ट्रम में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। ये ऑब्जेक्टिव में इतनी बार पूछा जाता है कि मैं आपको काउंट भी नहीं करके बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना कि जो IgA एंटीबॉडी है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन A है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। कोलोस्ट्रम क्या है भाई? एक गोल्डन लिक्विड सब्सटेंस है दैट इज नर्सिंग मदर एक्सपेल्स फ्रॉम हर ब्रेस्ट 24 to 48 आवर, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ड्रॉप यही है कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में जो सबसे पहला जो ड्रॉप होगा, और मतलब ड्रॉप इन द सेंस कि लिक्विड सब्सटेंस है तो थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, तो वैसा कंसिस्टेंसी एक बेबी को चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस IgA में इतने सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि न्यू बॉर्न इन्फेंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम मदर, ठीक है, उसके द्वारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। IgA गिवन बाय द मदर इन द कोलोस्ट्रम विल प्रोटेक्ट द बेबी फॉर अबाउट 6 मंथ। सोच लो कि 6 महीने तक बेबी को ये इतना प्रोटेक्ट करके रखता है जितना एक दवा भी प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकती है। तो इसीलिए कोलोस्ट्रम इज़ द मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरे लिए। अब ये मत मुझे ग्रामर मत सिखाने लग जाना कि मोस्ट का दीदी मोस्टेस्ट कैसे बोल देती हैं, आपकी इंग्लिश आपकी ये, ठीक है। मेरे लिए जो मोस्ट मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अब उसको मैं क्या बोलूँ? हर बार हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी ना, तो बस मोस्टेस्ट बोल देती हूँ, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है रट लो, यहीं पर रट लो, यहीं से याद करके जाओ कि म्यूकस सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द वेजाइना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कोलोस्ट्रम में मिलता है, ठीक है। नाउ इसके कितने भाई पैराटॉप या फिर जो आपके फैब रीजन है वो कितने हैं? अब फैब को ही पैराटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट को फैब बोलते हैं, फैब को ही पैराटॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितने पैराटॉप हैं भाई, आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर एंटी जो जन है वो आकर के जुड़ सकते हैं। तो देखो भाई, एक यहाँ जुड़ सकता है एंटीजन। अच्छा, लेट मी ड्रॉ दी एंटीजन। ओके, यहाँ पर जुड़ सकता है एक एंटीजन, ठीक। एक यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक। एक यहाँ पे जुड़ सकता है एंड एक यहाँ पे जुड़ सकता है ना। और अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर आपको कितने इम्यूनोग्लोबिन दिखाई दे रहे हैं, देखो ये आपका एक है, दिस वन इज़ 1 इम्यूनोग्लोबिन ना। देखो यहाँ पर ये आपका हैवी चेन हो गया, ये आपका लाइट चेन हो गया, ठीक है, ये हैवी चेन हो गया। फिर वही अगेन सेम, देखिए ये आपका हैवी चेन हो गया, ये लाइट चेन हो गया, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। मैं बोल क्या रही थी कि फैब रीजन कितने या पैराटॉप कितना है। तो देखो एक ये हो जाएगा, एक यहाँ आके जुड़ेगा, एक यहाँ आके जुड़ेगा, एक यहाँ आके जुड़ेगा एंड एक यहाँ आके जुड़ेगा। तो कितने फैब रीजन हो गए भाई? एक हो गए, मतलब पैराटॉप रीजन भी बोल सकते हो। तो 2 हो गए, 3 हो गए एंड 4 हो गए। तो यहाँ पर कितने पैराटॉप है? 4 पैराटॉप है, ठीक है। पैराटॉप इन द सेंस ज़्यादा इतना भी ज़्यादा साइंस की लैंग्वेज में नहीं घुसना चाहिए, बस इतना समझो कि जहाँ पर एंटीजन आकर के जुड़ जाएगा वही पैराटॉप है, ठीक है। तो 4 पैराटॉप्स यहाँ पर आपको दिखेगा। और हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि 2 इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बनाया ना, 1 इज़ दिस एंड 1 इज़ दिस। तो कितने मैरिक हो गए? ये डाईमेरिक हो गए, क्योंकि 2 से बना है तो ये कितने हो गए? डाईमेरिक हो गए। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? डाईमेरिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये वी आर डन विद द IgA। नाउ IgD कहाँ पर मिलता है? अपीयर्स टू हैव द रोल इन एक्टिवेशन एंड suppressing the lymphocyte activity found in large quantities in the cell membrane of many B cell. IgD has a 2 पैराटॉप। यहाँ पर कितने पैराटॉप है? 1 यहाँ के जुड़ेगा एंड 2। तो यहाँ पे कितने पैराटॉप हो गए? 2 पैराटॉप हो गए। नाउ ये बोल ये रहा है कि जो हमारा IgD है
वो एक्चुअली में पहले तो समझ जाओ कि लेस देन 1% का इसका भाई रोल होता है, मतलब सॉरी क्वांटिटी होती है, वो उतने में ही मिलता है। ठीक है, नाउ ये प्रेजेंट कहाँ होता है ना, कि जो आपका बी सेल होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वहाँ पर ये आईजीडी मिलता है, और ये बी सेल को ही कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई ऐसा ना हो कि तुम बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाओ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ और एक्टिवेट हो जाओ, या ऐसा ना हो कि तुम एकदम से ही सो जाओ। तो एक तरीके से ये यहाँ पर बी सेल को जगाने में काम करता है, बी सेल को सुलाने में काम करता है। मतलब यही है कि ये एक तरीके से कंट्रोल करता है बी सेल को, क्योंकि भाई अब देखो कंट्रोल इन द सेंस हम पूरा नहीं बोल सकते कि कंट्रोल करता है, क्योंकि लेस देन ही 1% है भाई, जितना है उतना यही काम है इसका कि ये बी सेल के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और ये बी सेल को ना ज़्यादा एक्टिवेट होने देता है ना ज़्यादा सप्रेस होने देता है। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा एक्साइटेड होकर के भी तुम काम किए जा रहे हो और ज़्यादा तुम सो ही जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्साइटेड होकर के काम करोगे तो तुम अगल बगल की चीज़ों को भी ख़राब करोगे। ठीक है, और सो जाओगे तो तुम जो अटैक किया है एंटीजन ने उस पर भी तुम ध्यान नहीं दोगे। तो भाई ये भी तो कंट्रोल करना चाहिए ना। तो आईजीडी का ये काम है, और 2 पैराटॉप यहाँ पर होते हैं, मतलब कि एंटीजन आकर के 2 जगह पे जुड़ सकते हैं। मेडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिविटीज इन हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल। हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल, हिस्टामिन क्या होता है भाई? हिस्टामिन बड़ा भोला भाला होता है। हिस्टामिन ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए डस्ट है, अब हमें ही आप ले लो, तो मेरा जो है ना वो एलर्जी बहुत मुझे इतनी एलर्जी होती है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो यहाँ पर जब भी डस्ट का, जैसे दिवाली वाली में मैं काम करूँ और थोड़ा सा भी डस्ट मेरे नाक में चला जाए, बस मैं छींकना स्टार्ट हो गई। तो हिस्टामिन क्या है ना कि बेचारा ये सोचता है, अब मेरी बॉडी में हिस्टामिन ये सोचता होगा कि ये जो डस्ट है ना ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, बहुत हार्मफुल है, बल्कि ये इतना हार्मफुल थोड़ी होता है डस्ट, लेकिन ये क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को ना इतना सीरियसली ले लेता है कि हार्मलेस चीज़ों को भी, मतलब ये समझने लगता है कि ये बड़ा हार्मफुल है और तुरंत सीक्रेट होकर के और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बड़ा भोला भाला चीज़ है। तो हिस्टामिन जो होता है वो हार्मलेस चीज़ों को भी ना हार्मफुल समझ करके और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है। बट वही है, उसके चक्कर में हम लोग को दिक्कत होती है, फिर छींकते रहो, आप लोग को तरह तरह की बीमारी हो, ये सब चीज़ें। तो हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल में कौन एक्टिवेट करता है हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल को? आईजीई। ठीक है, और इट ऑल्सो अपीयर्स इन द प्ले ओके पैरासिटिक इन्फेक्शन, जब पैरासाइट के इन्फेक्शंस होते हैं आपकी बॉडी में, तो भी आईजीई जो है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके कितने पैराटॉप हैं? अगेन 2 पैराटॉप यहाँ पर भी होंगे, और ये भी कितना होगा? लेस देन 1%। ठीक है, लेस देन 1%। नाउ आईजीजी क्या है? आईजीजी स्टिमुलेट फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टिमुलेट करते हैं फैगोसाइटिक सेल को, मतलब बढ़ावा देते हैं, भैया एकदम अब चलो, अब तुम अपने काम पे लग जाओ, ये वाला आईजीजी करते हैं। फिर एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको पढ़ाया है, जहाँ पे अमीनो एसिड का पूरा बताए थे, तो वो आपको पढ़ाया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया होगा क्या? मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जा करके देख लेना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये एक्टिवेट करते हैं और न्यूट्रोफाइल्स के साथ जुड़ते हैं। ऑप्सोनाइजेशन भी पढ़ाया है हमने, एंटीबॉडी का काम है, तो ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं टॉक्सिन को और वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो आईजीजी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और यही कितने हैं भाई? 75% था ना, कि 70% था? ओके, मोर देन 70% ये हमारे एंटीबॉडी वाले सिस्टम में पाए जाते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इट इज़ दी ओनली, हाँ ओके, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ अभी तक इधर उधर देख रहे होगे या ध्यान कहीं और होगा, तो प्लीज़ इसको सुनो। जो तुम्हारा आईजीजी है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका क्या है कि ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके इम्यूनिटी को फ्रॉम मदर टू द फीटस ये ट्रांसफ़र करता है। ये एक ऐसा एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, जो कि प्लेसेंटा के अंदर घुसता है और जो इम्यूनिटी है वो मदर टू चिल्ड्रन को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। तो आईजीजी का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था जो कि आपको याद करना था। कितने पैराटॉप हैं? 2 पैराटॉप हैं। ठीक है, 1 and 2। ठीक है, नाउ IgM दिस इज द प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडी, दिस वन दैट फर्स्ट एक्टिवेट एट द इनिशियल अटैक ऑफ एंटीजन। ये जो है सबसे पहले अगर एंटीजन हमारी बॉडी में घुसा है तो सबसे पहले जो एक्टिवेट होगा वो IgM होगा। इट एग्जिट एट एग्जिस्ट, तो पेंटामर यहाँ पे देखो, ये कितने तरीके, यहाँ पे आप पैराटॉप गिनते ही रह जाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पैराटॉप है। और इम्यूनोग्लोबिन कितने हैं भैया? ये देखो 1 2 3 4 and 5। तो कितने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना डाइमेरिक, यहाँ पे कितना हो गया भाई? ये पेंटामर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पेंटामर, वेयर 5 मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विद J चेन बिकॉज ऑफ दिस हाई नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट 10। हमने बताया पैराटॉप
10 antigen binding site 10. It is an effective Agolini nature of antigen. This is important in the initial activation of B cell. ये B cell के activation के लिए भी बहुत ज़्यादा important होता है, मैक्रोफेज के लिए and the complement system. and क्योंकि इसके पास ये पेंटामर है और इनके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसीलिए ये सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी हमारे मतलब पूरे इम्यूनोग्लोबिन में कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्यूनोग्लोबिन। क्या तुम्हें कुछ यहाँ पर वो लगा क्या, हार्ड लगा क्या? मुझे तो ये हार्ड नहीं लगता है, हमें लगता है आपको भी नहीं लगा होगा। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, देखो प्लीज़ इसको याद कर लेना कि जो तुम्हारा IgG है ना, ये तुम्हारा जो IgG है वो प्लेसेंटा, ठीक है, मदर से जो तुम्हारा एंटीबॉडी होता है, मतलब एक तरीके की प्रोटेक्शन मान लो, वो तुम्हारे प्लेसेंटा से फीटस तक लेकर के जाता है। ठीक है, कहाँ तक? फीटस तक, जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने IgA पढ़ा था, है ना। IgA क्या कर रहे थे कि ये जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट था कि ये कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट थे। ठीक, ये हमारे कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट थे। तो ये 2 पॉइंट ना तुम एकदम याद कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और होमवर्क दे देती हूँ, आज का होमवर्क तुम्हारा ये है कि कोलोस्ट्रम को डिफाइन करो। ठीक है, डिफाइन इन 2 और 3 सेंटेंस बस। ठीक है, CMI जिसको कि हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो देखो अपने थोड़ा वर्ड में पहले बता देते हैं, फिर आप ऐसे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। तो देखो जो CMI है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये समझो कि T लिम्फोसाइट मेडिएटेड भी बोलते हैं। यहाँ पर हम बस पढ़ेंगे T लिम्फोसाइट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमरल जो इम्यूनिटी सिस्टम था वहाँ पे हम लोगों ने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा है, जिसका मतलब कि B लिम्फोसाइट। ठीक है, B लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा। तो T लिम्फोसाइट है ना, वो क्या है? वो है B लिम्फोसाइट का दोस्त। ठीक है, दे आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो T सेल जो है वो कभी भी ना मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता है, लेकिन वो अपने दोस्त B सेल को ज़रूर सपोर्ट करता है कि भाई ऐसा है, हम नहीं बना सकते हैं ना यार दोस्त, तुम तो बना सकते हो। तो सिंथेसाइज करवाता है B सेल से एंटीबॉडी, मतलब कि 50% B सेल का थोड़ा सा मेहनत होता है और 50% तुम्हारे T सेल का मेहनत होता है, जिससे कि एंटीबॉडी बनता है। ठीक, तो ये तुम्हें क्लियर हुआ कि जो T सेल है वो कभी भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो T लिम्फोसाइट होते हैं वो बस B लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी। ये तुम्हें क्लियर हुआ। नाउ भाई देखो T सेल, ठीक है भाई, B लिम्फोसाइट की हेल्प कर रहा है, तो उसके पास डिफरेंट तरीके के सेल होंगे। तो बस तो T सेल को हम लोग सेल मेडिएटेड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल मिलते हैं T लिम्फोसाइट से। और B लिम्फोसाइट में ह्यूमरल बोलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी निकलता है वहाँ से। और ह्यूमरल मतलब कि आपके ब्लड में जाके वो सारे एंटीबॉडीज घुलते हैं। वो मतलब मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ कि घुलते हैं, तो भाई वो काम करते हैं अपना एंटीबॉडी। तो ह्यूमरल सेल को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो T सेल है वो हमेशा ही डिफरेंट टाइप के सेल दिखाएगा आपको, ना कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन B लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और वो अकेले नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो अपने दोस्त की हेल्प से, जो उसका दोस्त कौन है? T लिम्फोसाइट, उसकी हेल्प से मिल करके वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आया? नाउ अब देखते हैं आगे की लाइन। बोन मैरो गिव राइज टू इमेच्योर लिम्फोसाइट। बोन मैरो कहाँ क्या जन्म देता है भाई? इमेच्योर लिम्फोसाइट, मतलब कि छोटे नन्हे मुन्ने लिम्फोसाइट को जन्म देता है। विच माइग्रेट टू थाइमस। ये जो छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, वो कहाँ जाते हैं? थाइमस में जाते हैं। और किसके द्वारा जाएंगे? ब्लड में। मतलब कि हमारा जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो है, वहाँ से थाइमस तक आपके लिम्फोसाइट को कौन लेकर के जा रहा है? कौन लेकर के जा रहा है? ब्लड। ठीक है, ब्लड लेकर के गया। अब देखिए दीज सेल अब जो है वो मैच्योर होकर के T लिम्फोसाइट बना लेंगे, जिसको कि हम T सेल बोलते हैं। इमैच्योर लिम्फोसाइट निकले थे बोन मैरो से, ब्लड लेकर के गया थाइमस तक, थाइमस में जाकर के ये मैच्योर हो गए और उनका नाम पड़ गया T लिम्फोसाइट। मतलब कि छोटेपन में आपको बोला जाता है चीकू, बाबू, ऐसे बोला जाता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका नाम से आपको बोला जाता है कि जो भी आपका नाम होता है, जो भी नाम है, सोनाक्षी, रोहन, वट एवर द नेम इज। ठीक है, यहाँ से जो T सेल होते हैं वो लिम्फोइड टिश्यू में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, वो जाते हैं अपने दूसरे घर में जिसका नाम है लिम्फोइड टिश्यू, और थ्रू द बॉडी एंड गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 नहीं 4 टाइप। ठीक है, और 4 तरीके के सेल में ये अलग अलग बट जाते हैं।
मतलब कि एक सेल है वो 4 तरीके में बढ़ जाएगा, चारों के डिफरेंट डिफरेंट काम होंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, ये था आप लोगों का टी लिम्फोसाइट के बारे में। मैं इतना ज़्यादा क्यों इलाबोरेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, किसी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट होंगे तो कुछ जो पार्ट होगा वो हेल्पर टी सेल बनेगा, कुछ किलर टी सेल बनेगा, कुछ सप्रेशर टी सेल बनेगा और कुछ मेमोरी टी सेल बनेंगे। ठीक है, हेल्पर टी सेल नाम से ही समझ में आ रहा है कि बी सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई जगो, तुम्हें एंटीबॉडी बनाना है, और किलर टी सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे कि वो नॉन सेल, मतलब देखो किलर सेल से तुम्हें नाम ही समझ में आ रहा है कि ये भाई बड़े ही गुस्से में रहते हैं और इनके सामने जो भी एंटीजन आता है ये इनको मार गिराते हैं। अब उसके इर्द गिर्द में जितने एंटीजन है ये फटाफट फटाफट ऐसे मारे जा रहे हैं उनको। ठीक है, एकदम एकदम गुस्से में है किलर टी सेल जो है आपको, तो हेल्पर टी सेल जाकर के उसको कूल एंड काम करता है कि भाई रहने दो, इतना ज़्यादा तुम एंटीजन के पीछे मत भागो वरना तुम अपने आप को ही हार्म पहुंचाओगे और तुम ही खत्म होते जाओगे। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल किसकी हेल्प करता है? बी सेल को स्टिमुलेट करता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, और किलर टी सेल जो कि इसका खुद का दोस्त है उसको बोलता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के मत दौड़ो, तुम्हें खुद भी चोट लग सकती है। तो ये इसे भी क्या करता है, किलर टी सेल को भी हेल्प करता है कि तुम चुपचाप बैठो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर दूसरा है किलर टी सेल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही गुस्से में रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं परफोरिन, जो कि डिफरेंट तरीके, जो आपके एंटीजन आते हैं ना पैथोजन में, उनकी जो सेल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं, छिद्र छोटे छोटे बना देते हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की तो इसमें ऐसे परफोरिन जा करके छोटे छोटे छिद्र बना देगा, जिसके अंदर क्या होगा कि वाटर जाएगा। ठीक है, स्पोर के अंदर वाटर जाएंगे, एंड जब इस बैक्टीरिया के अंदर वाटर पूरा फिल हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया की सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, पहले तो स्वेलअप होगी और फाइनली लाइफ फट करके ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ओहो, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये किल, मतलब कि किलर सेल्स जो हैं इनको किल कर देंगे, मार देंगे। तो ये थे आपके किलर टी सेल का काम। नाउ सप्रेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये भाई सबको चुप कराने में लगे होंगे, सप्रेस कराने में लगे होंगे। तो दीज सेल्स सप्रेस द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल सो दैट इम्यून सिस्टम डज नॉट अटैक द बॉडी ओन सेल। तो वही बात है कि ये जो है ये किलर टी सेल को और हेल्पर टी सेल को, इनको ना सप्रेस किए हुए रहते हैं, मतलब ये सबको ना ऐसे चुपचाप करना चाहते हैं कि भाई ऐसा है, ज़्यादा नहीं उछलो। हेल्पर टी सेल तुम ज़्यादा भी एंटीबॉडी मत बनाओ, और किलर टी सेल तुम ज़्यादा एंटीजन के पीछे भी मत भागो वरना तुम्ही को चोट लग जाएगी। ठीक है, तो जब किलर टी सेल जो है उनको देख लो, किलर टी सेल को भाई चुप कराने के लिए कितने लोग हैं, सप्रेसर टी सेल भी हैं और हेल्पर टी सेल भी हैं, समझ रहे हो। तो सप्रेसर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सबको चुप कराने में, शांत कराने में लगे रहते हैं कि भाई आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी को खुद ही हार्म हो जाए। ठीक, तो सप्रेसर टी सेल का ये काम था कि ये खुद बॉडी को हार्म ना हो जाए, इसलिए सप्रेसर टी सेल किलर टी सेल और हेल्पर टी सेल को शांत कराता है, और जो किलर टी सेल है उसको शांत कराता है हेल्पर टी सेल कि भाई किलर टी सेल तुम खुद को ना हार्म कर लो। समझ में आ रहा है, मतलब सप्रेसर जो है वो अब पूरी पूरी बॉडी का जिम्मेदारी उठा रहा है, और जो हेल्पर टी सेल है वो बस टी सेल से बोल रहा है कि तुम अपने आप को ना हार्म पहुंचा लेना। ठीक है, और सप्रेसर सेल किलर सेल और हेल्पर सेल दोनों को बोल रहा है कि तुम दोनों ही ऐसा ना हो कि पूरी बॉडी को हार्म कर दो। समझ रहे हो। तो ये आप लोगों का 3 टी सेल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मेमोरी टी सेल क्या है? दीज सेल आर फॉर्म्ड बाय एक्टिवेटेड टी सेल। ये कैसे बनते हैं? एक्टिवेटेड टी सेल से बनते हैं। और कहाँ रहते हैं? लिम्फेटिक, जहाँ पर लिम्फेटिक, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि लिम्फेटिक टिश्यू में ये सभी के सभी चले जाते हैं लिम्फोसाइट, और फिर वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो डिफ्रेंशिएट वहीं हो रहे हैं, तो वहीं पर ये मेमोरी टी सेल रहता है। और मेमोरी से नाम ही समझ में आ रहा है कि भाई इनके पास याददाश्त इनकी बहुत तगड़ी होगी। तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई डिसीज़ हुई है, तो आप अच्छा खासा झेल गए हो और आपको बहुत मतलब अच्छे खासे आपको प्रॉब्लम हुए हैं, दवाइयाँ आपने खाई हैं। लेकिन अब मेमोरी टी सेल जो है ना, इसकी याददाश्त तेज है। यही डिसीज़, यही पैथोजन जिसने फर्स्ट टाइम डिसीज़ कॉज की थी, अगर वो पैथोजन सेकेंड टाइम आपकी बॉडी में आएगा तो ये जो मेमोरी टी सेल है ना, ये उस पैथोजन को कहेंगे कि अब बस
अब नहीं, ठीक है, अब नहीं कॉज करने देंगे तुमको डिसीज़, क्योंकि हमें याद है कि तुम पिछली बार आए थे, तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर है, तुम्हारी क्या कमियां हैं, तुमको कैसे मारना है, ये सब चीज़ें हमें याद है। और तुरंत का तुरंत ये जो सेकेंड बार जो पैथोजन आएगा कॉज करने, उसको करेंगे, मार डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी टी सेल का काम रहता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टी लिम्फोसाइट एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं बड़ा ही बेसिक समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि कंटेंट भी अच्छा लिख पाओ और समझ में भी सब कुछ आ जाए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।